साल 1994 की बात है। अमेरिका का शहर शेडी साइड, जहां मर्डर्स का इतिहास रहा है। यहाँ हर कुछ सालों बाद खतरनाक मर्डर्स होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शेडी साइड पर सारा फियर नाम की एक विच का साया है, जिसे 1666 में विच ट्रायल्स के दौरान फांसी दे दी गई थी। इसे अब अमेरिका का कातिल शहर भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सनीवेल शेडी साइड के बगल में बसा हुआ दूसरा शहर है, और ये अमेरिका का बहुत खुशहाल शहर है। शेडी साइड और सनीवेल एक दूसरे के नजदीक होकर भी एक दूसरे से बहुत अलग है। आज जब मैं और मेरा भाई जोश स्कूल के लिए निकलने लगे, तो जोश ने बताया कि कल रात फिर हमारे शहर शेडी साइड में एक स्कल मास्क किलर ने मॉल में 7 लोगों का मर्डर कर दिया है, जिसमें से एक हमारे स्कूल की लड़की हैदर थी। आज स्कूल में पता चला कि कल रात मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमें जाना था। ये श्रद्धांजलि देने शेडी साइड और सनीवेल के बैंड स्टूडेंट्स को जाना था। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ सेम भी होगी। कुछ ही दिनों पहले मेरी गर्लफ्रेंड सेम से मेरा ब्रेकअप हुआ है। मुझे सेम का सारा सामान वापस उसे करना था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ वो चीजें लौटाने जाऊंगी। जब मैं सनीवेल में वहाँ श्रद्धांजलि देने गई, तो सेम अपने नए बॉयफ्रेंड पीटर के साथ वहाँ आई थी। मुझे सेम को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। थोड़ी देर बाद सेम भी मेरे पीछे आई। उसने बताया कि उसकी माँ का डिवोर्स हो गया है और उसकी वजह से वो सनीवेल में रहने चली गई और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। पर मुझे पता था उसने सोसाइटी की वजह से ये ब्रेकअप किया है। इसी बात पर हमारी बहस होने लगी। दूसरी तरफ श्रद्धांजलि देने आए सनीवेल और शेडी साइड के स्टूडेंट्स के बीच झड़प होती है और फिर वे लोग लड़ने लगते हैं। हम सब वहाँ से निकलते हैं, पर सेम, उसका बॉयफ्रेंड पीटर और उसके कुछ दोस्त हमारे पीछे पड़ गए। वो हमारे वैन पर लिक्विड फेंकने लगे। हम भी उन्हें मजा चखाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक मेरी नाक से खून आने लगते हैं। मेरे हाथ से बकेट छूटकर सेम की कार पर गिर जाता है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उन सबको थोड़ी थोड़ी चोट आती है। सेम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चूँकि हमारे बैंड्स के बीच लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए पीटर मुझे धमकी देता है कि वो मुझे जान से मार देगा। हम सब घर आ गए। वहाँ टीवी पर मैंने देखा कि कल रात शेडी साइड में जो मर्डर हुआ था, वो हमारे स्कूल के एक लड़के रायन ने किया था, जिसका पुलिस ने उसी रात एनकाउंटर कर दिया। तभी हमारी डोरबेल बजती है। वहाँ दूर स्कल मास्क लगाए एक आदमी होता है। उसके हाथ में एक हथियार भी होता है। मुझे लगता है कि वो पीटर है, क्योंकि उसने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन यही स्कल मास्क मैन मेरे दोस्त केट और साइमन के घर पर भी पहुंचा था। उस स्कल मास्क मैन जिसे हम पीटर समझ रहे थे, उसकी वजह से हम सभी गुस्से में थे। हमने डिसाइड किया कि हम सेम से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे और उसके बॉयफ्रेंड की हरकत उसे बताएंगे। मैं अंदर सेम से बात करने गई। केट, साइमन और जोश बाहर ही थे। मेरी और सैम की बहस होने लगती है। उसका कहना था कि पीटर तो कल रात से उसके साथ है, वो हमारे घर गया ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि अचानक वही स्कल मास्क मैन पीटर पर हमला कर उसे मार देता है। पीटर को मारने के बाद वो हमारे पीछे था। हम भागने लगते हैं। वो वहाँ की एक अटेंडेंट और नर्स को भी मार देता है। मास्क मैन और मेरे बीच लड़ाई हो जाती है और मैं उसका मास्क उतार देती हूँ। वो और कोई नहीं बल्कि वही शेडी साइड वाला किलर रायन था। किसी तरह हम सभी एम्बुलेंस चोरी करके भाग निकलते हैं। हम सब घर आ गए। वहाँ टीवी पर मैंने देखा कि कल रात शेडी साइड में जो मर्डर हुआ था, वो हमारे स्कूल के एक लड़के रायन ने किया था। अब इस बात की खबर देने हम पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। मैंने पुलिस को हॉस्पिटल में हुई घटना और किलर रायन के बारे में बताया, पर पुलिस को हमारी बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि जिस किलर का शेरिफ एनकाउंटर कर चुके हैं, वो दोबारा जिंदा होकर फिर लोगों के पीछे कैसे पड़ सकता है। मैं समझ गई कि पुलिस हमें किलर से नहीं बचाएगी, हमें अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने धोखे से पुलिस की गन चुरा ली। हम जब वापस आए तो साइमन गायब था। हम जब उसे ढूंढते हुए पहुँचे तो वहाँ एक लड़की साइमन पर हमला कर रही थी। मैंने पुलिस से चोरी की गई बंदूक से उसे मार दिया, पर वो फिर से जिंदा होने लगी। उसकी बॉडी से लाल नहीं काला खून निकल रहा था। हम सभी घबराकर वहाँ से भाग निकले। हम जब घर पहुँचे तो साइमन ने बताया कि पहले तो वो लड़की देखने में नॉर्मल थी। वो गाना गाते हुए अपनी कलाई पर रेजर चला रही थी,
और अचानक उसने साइमन पर हमला कर दिया। किलर लड़की की इन बातों के बारे में सुनते ही जोश ने हमें एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाया। उसमें उसी किलर लड़की की फोटो थी जिसका नाम रूबी लेन था। 1965 में रूबी लेन ने गाना गाते हुए पहले अपने बॉयफ्रेंड, फिर अपने फ्रेंड्स और फिर खुद को ही मार डाला था। जोश ने बताया कि वो शेडी साइड में होने वाले मर्डर्स के इतिहास को इंटरनेट पर पढ़ता रहता है। शेडी साइड में अक्सर कुछ सालों पर नॉर्मल लोग पागल हो जाते हैं और मर्डर्स करने लगते हैं, जिनमें रायन टोरिस एक स्कल मास्क किलर, 1978 में एक साइको मास्क मैन, 1950 में हैरी रूकर जिसने बहुत सी हाउसवाइफ्स को मार डाला था, 1935 में हम्टी डम्टी किलर और 1932 में बिली बार्कर। ये सभी शेडी साइड के नॉर्मल लोग थे जो बाद में किलर्स बन गए थे। इन सब में सबसे पहला किलर 1666 में था और वो था साइरस मिलर, जो बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल लेता था। और ये सब सारा फियर की वजह से होता आया है। उसे काले जादू के लिए फांसी दी गई थी और वो इस शहर से बदला लेने के लिए यहाँ के लोगों को किलर बना देती है। तभी सैम बताती है कि जब कल उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तब गलती से उसका हाथ किसी की कब्र पर चला गया था और वहाँ उसे सारा फियर के विजन्स दिखे थे। हम सभी सैम के एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ सचमुच सारा फियर की कब्र थी। हमें लगा शायद सैम ने उसकी कब्र खराब कर दी थी, इसीलिए वो अपने किलर्स हमारे पीछे भेज रही है। हमने ये सब रोकने के लिए उसकी कब्र ठीक करने का सोचा ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दे, लेकिन फिर से सैम के नाक से खून आने लगते हैं और फिर उसे विच के विजन्स आते हैं जिसमें वो कह रही होती है, इट्स यू। हमारा सारा फियर की कब्र को ठीक करने का आइडिया काम नहीं आता है और अचानक वो साइको किलर हमारी तरफ आने लगता है। हम सभी गाड़ी में बैठकर भाग निकलते हैं। इस पूरी घटना से हमें एक चीज पता चलती है कि वो सभी किलर्स सैम के खून को सूंघते हुए उसके पीछे आते हैं। वो हमारे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि कल एक्सीडेंट के दौरान सैम का खून मेरे जूते और साइमन की टी शर्ट पर लग गया था। वो किलर्स हमें नहीं बल्कि सैम को मारने आते हैं। सारा फियर की कब्र पर सैम का खून लग गया था, इसीलिए वो सैम का खून चाहती है। हमने उन सभी किलर्स को खत्म करने का एक प्लान बनाया। हमने अपने आप पर लगे सैम के खून को साफ कर लिया और उसके बाद फ्लोर पर सैम का खून गिरा दिया, जिससे सारे किलर्स वहाँ पर आ जाए और हम उन्हें एक्सप्लोजिव से उड़ाकर खत्म कर दें। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ। सैम के खून को सूंघते हुए वो तीनों किलर्स वहाँ पर आ गए। हमने उन्हें एक्सप्लोजिव से खत्म भी कर दिया था, पर तभी हमारा प्लान फेल हो गया। वो किलर्स फिर से जिंदा होने लगते हैं। हम सभी वहाँ से भागते हैं। हमें पता चल चुका था कि उन किलर्स को खत्म नहीं किया जा सकता है और अब इस बात से हम सभी परेशान हो चुके थे। केट ने गुस्से में आकर सैम को किलर्स के पास जाने को कहा। मैंने उसे मना किया, पर सैम हमारे खातिर किलर्स के पास चली गई। लेकिन तभी अचानक जोश को न्यूज़पेपर से उन शेडी साइड के मर्डर्स के बारे में एक बात पता चली। कुछ सालों पहले भी एक औरत के पीछे विच पड़ गई थी, पर वो आज भी जिंदा है और इसका मतलब ये है कि सैम को बचाने का भी कोई तरीका तो जरूर होगा। और फिर यही सोचकर हम सैम को किलर से बचाकर वापस ले आए। न्यूज़पेपर पर किसी सी बर्मन नाम की एक औरत के बारे में लिखा था जो सालों पहले विच से बच गई थी। हमने तुरंत सी बर्मन का नंबर ढूंढकर उससे मदद मांगने के लिए कॉल लगाई। हमने कॉल पर सारी कहानी बता दी, पर हमें पता चला कि सी बर्मन घर पर नहीं है और वो हमारी सारी बातें वॉइस मैसेज के तौर पर रिकॉर्ड हो रही थी। किलर अब भी हमारे पीछे था और हमें बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सैम ने दोबारा से उस न्यूज़पेपर को पढ़ा जिस पर सी बर्मन के बारे में लिखा था। उसमें उसे एक अजीब सी बात पता लगी। वो औरत सी बर्मन पहले मर गई थी, पर किसी ने उसे सीपीआर देकर दोबारा बचा लिया था। यानी वो विच आखिरी सांस खत्म होने के बाद ही पीछा छोड़ती है। इसका मतलब अगर हम सैम को पहले मार दे और फिर जिंदा कर दे तो विच से हमारा पीछा छूट सकता है। अब हमें उसे बचाने का तरीका मिल गया था। हम सभी वहाँ से फिर भाग निकले। भागकर हम उस मॉल में पहुँचे जहाँ साइमन काम करता था। इस बार हमने प्लान किया कि हम विच को बेवकूफ बनाकर सैम को बचा लेंगे।
पर अब सैम को बचाने के लिए हमें उसे मारना था। साइमन ने बताया कि कुछ महीने पहले उसके भाई ने कुछ दवाइयाँ खा ली थी, जिसके बाद वो बस 2 मिनट के लिए मर गया था, पर बाद में उसे एडलाइन का इंजेक्शन देने से वो फिर से जिंदा हो गया था। अब हमारा प्लान ये था कि साइमन, केट और जोश सैम का खून खुद पर लगाकर किलर्स का ध्यान भटकाएंगे और मैं सैम के साथ उसे वो दवाइयाँ खिलाकर पहले मारूंगी और फिर उसे एडलाइन का इंजेक्शन देकर जिंदा करूंगी। हमने प्लान के मुताबिक काम शुरू कर दिया। मैंने सैम को दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दी। केट, साइमन और जोश किलर्स पर नजर रख रहे थे। किलर्स वहां आ जाते हैं और इससे पहले कि सैम उन दवाइयों से मरती, किलर्स ने केट को मार दिया। अब हमें अपने बाकी दोस्तों को मरने से बचाने के लिए सैम को मारना था, इसीलिए मैंने सैम को पानी के टैंक में डाल दिया जिससे वो तुरंत मर जाए। किलर्स ने अब साइमन को भी मार दिया था। अब वो जोश और मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी सैम की सांसें रुक जाती हैं और किलर्स अचानक से गायब हो जाते हैं। मैं फटाफट से सैम को सीपीआर और एडलाइन का इंजेक्शन देती हूँ। थोड़ी देर बाद सैम जिंदा हो जाती है। अब इस हादसे के बाद पुलिस हमसे साइमन और केट की मौत के बारे में पूछती है, पर हम उन्हें कुछ नहीं बताते क्योंकि हमने पहले ही पुलिस को उन किलर्स के बारे में बताया था, पर पुलिस ने हम पर यकीन नहीं किया था। आज रात सैम मेरे ही घर पर रुकी थी। मेरे पास सी बर्मन की कॉल आती है। मैं उसे बताती हूँ कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, पर वो कहते हैं कि कुछ खत्म नहीं होगा। उस विच को जो एक बार देख लेता है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब ये सब सुनकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो सैम ने मुझ पर हमला कर दिया। विच ने सैम की बॉडी को पजेस कर लिया था और मैंने तय कर लिया था कि मैं सैम को उस विच से बचाकर रहूंगी। अब दोस्तों, इससे आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मालूम पड़ेगी।